गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लास्ट पेपर नीट मॉडल 25 का डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 12 सितंबर को आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नीट मॉडल 25 केमिस्ट्री का। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 51 मोल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। देखो बेटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना। तो देखो बेटा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन आप सबने हाइड्रोजन बनाने में पढ़ा होगा। जब बेटा रेड हॉट आयरन पर स्टीम पास करते हैं, वाटर नहीं स्टीम, तो क्या बनता है? Fe3O4 सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस। बेटा ये हाइड्रोजन गैस बनाने का मेथड भी है। तो देखो बेटा, आपको आयरन का वेट दिया है, ठीक है ना? सॉरी, आयरन का वेट निकालना है, स्टीम का वेट दिया है, तो बस इन्हीं दोनों में क्वेश्चन है। तो देखो बैलेंस इक्वेशन क्या कह रही? 3 मोल यानी 3 × 56 ग्राम आयरन से के लिए वाटर कितना चाहिए? 4 × 18 ग्राम। आपको कितने के लिए आयरन चाहिए? 18 ग्राम के लिए। तो यूनिटरी मेथड लगा लो, तो क्या हो जाएगा? 3 × 56 अपॉन 4 × 18। और आपको कितने के लिए चाहिए? 18 के लिए। इतने ग्राम के लिए इतना, एक के लिए डिवाइड और 18 के लिए मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? 42 ग्राम। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जो हमको एक रिलेशन देता है। एक रिएक्टेंट इतना कंज्यूम होगा तो दूसरा रिएक्टेंट इतना कंज्यूम होगा, या प्रोडक्ट इतना बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल कंटेनिंग फॉलोइंग। इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। तो देखो बेटा, एनर्जी किससे डिसाइड होती है? n+l से। n+l जिसका जितना ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा। अगर दो ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम है, तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो देखो बेटा, यहाँ पर n+l 4+1 है, यहाँ पर 4+0 है, यहाँ पर 3+2 है, और यहाँ पर 3+1 है। तो देखो, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। तो पक्की बात है, इन दोनों की एनर्जी बाकी दोनों से ज्यादा होगी। और इन दोनों में ज्यादा किसका होगा? जिसका n ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? फर्स्ट की। फर्स्ट के बाद किसकी होगी? थर्ड की। अब सेकेंड एंड फोर्थ में सबसे ज्यादा किसकी होगी? सेकेंड की। फिर लीस्ट किसकी होगी? फोर्थ की। तो आंसर हो गया सेकेंड। बट ये ध्यान रखना, n+l रूल हाइड्रोजन एटम में फॉलो नहीं करता है। उसके बाद बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। तो देखो बेटा, पहला है साइज का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। इसमें भी कितना है? 10। इसमें कितना है? 10। इसमें कितना है? 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज इनवर्सली किसके होता है? Z/E के। तो देखो बेटा,
वैसे भी आप सबको मालूम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में चार्ज, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल और आपका साइज उतना बड़ा, तो जेड बाई ई से भी आप कर लो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? फर्स्ट है। भाई देखो इसका जेड कितना है? 13। 13/10 कितना होगा? 1.3। तो यहाँ जेड सबसे हाईएस्ट है तो साइज लोवेस्ट। यहाँ पर 8/10 0.8 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 12/10 1.2 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियर चार्ज वाला ऑर्डर गलत है बेटा। न्यूक्लियर चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन का है। यहाँ देखो प्रोटॉन कितने हैं? 10। यहाँ पर कितने हैं? 10, सॉरी 9। यहाँ पर कितने हैं? 8। यहाँ पर कितने हैं? 7। देखो यही ऑर्डर आपका गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर उल्टा दिया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी का भी ऑर्डर आपका गलत है। टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती? घटती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ती है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। उसके बाद एमंग द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट आर। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन है बेटा। PH5 एंड BCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एज इट इज आप देखोगे एनसीईआरटी मिल जाएगा। P पाई डी पाई इज प्रेजेंट इन SO2, बिल्कुल सही है। सल्फर थर्ड पीरियड में है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। SF4 एंड CH4 है सेम से, गलत है। SHCH4 सबको मालूम है क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और SF4 चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। और एक लोन पेयर चार बॉन्ड पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सीसा टाइप होता है। ठीक है ना? तो दोनों का शेप डिफरेंट है। और I3+ है, बेंट शेप, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा? sp3। लोन पेयर आयोडीन के पास कितने हैं? 2। तो जस्ट लाइक वाटर इसका शेप कैसा? एंगुलर या बेंट। तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, फोर्थ सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? फोर्थ। उसके बाद बेटा गैसेस स्टेट का क्वेश्चन है। ए क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑफ। तो देखो बेटा V1 आपको दिया है 30 ml एट सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर। T1 बेटा आप ले लो T, P1 बेटा आप ले लो P, N1 ले लो आप N। अब देखो बेटा आपसे कह रहा V2 बताइए। कब? जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट मास ऑफ हाइड्रोजन गैस एट अ ट्रिपल टेम्परेचर बेटा क्या कर दिया? 3T। और प्रेशर पहले का क्या कर दिया? P/9, 1/9 ऑफ द ओरिजिनल। और मोल यानी मास पहले का बेटा क्या कर दिया? आधा। देखो इन्होंने क्या किया? मास ऑफ हाइड्रोजन आधा कर दिया। तो अगर मास आधा करेगा तो मोल आधा करेगा। तो देखो बेटा ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। दो बार आइडियल गैस इक्वेशन लगा लो। P1 V1 बराबर N1R T1, P2 V2 इक्वल टू N2R T2। ठीक है बेटा, डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा P1 V1 अपॉन P2 V2 इक्वल टू N1 T1 अपॉन N2 T2। तो सब वैल्यू रखोगे तो बेटा आपका V2 सॉल्व कर लो। V2 आपका आ जाएगा 405 ml। वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा आइडियल गैस इक्वेशन पर क्वेश्चन है। लेंथ देखकर क्वेश्चन डरिए नहीं, कुछ नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन पर क्वेश्चन है। ये जरूर है कि लाइन जरा चार लाइन है तो थोड़ा सा पढ़ने में आप लोग को दिक्कत होती है।
तो देखो बेटा, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही आसान होता है, और जितना छोटा एक लाइन का क्वेश्चन होता है आसान तो होता है लेकिन वो ट्रिकी होता है, उसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद बेटा, इंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल। देखो बेटा, जब भी वर्क डन का क्वेश्चन हो, एंट्रोपी का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन दो बार पढ़ी और देखिए प्रोसेस क्या है। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा ये। बस आपको दो बार क्वेश्चन पढ़ के ये डिसीजन लेना है कि किस प्रोसेस में निकालना है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो देखो बेटा, आइसोथर्मल वर्क डन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है उसमें से अगर आप टेम्परेचर हटा दो तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एंट्रोपी का। और याद रखिए, एक्सपेंशन में एंट्रोपी बढ़ती है यानी प्लस, कंप्रेशन में एंट्रोपी घटती है, जबकि वर्क डन अपोजिट होता है। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या हुआ, 2.303 एन आर लॉग V2 अपॉन V1। तो देखो बेटा, इससे केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है 2.303। बेटा आइडियल गैस के मोल कितने हैं, 2। आर की वैल्यू आप डिसाइड नहीं करोगे, देखो ऑप्शन में क्या है, जूल। तो जूल में क्या होता है बेटा, 8.31 लॉग V2 बाई V1। V2 बेटा कितना है, 100। V1 कितना है, 10। तो ये बेटा डिवाइड करोगे तो 10 लॉग 10 की वैल्यू 1। ये बेटा 4.606 इंटू 8.31। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, आंसर आ जाएगा आपका सेकंड। तो 56 का आंसर सेकंड। डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई फटबट नहीं, बस क्वेश्चन बेटा दो बार पढ़िए और सिर्फ ये देखिए कि हमें किस प्रोसेस में वर्क डन या एंट्रोपी निकालना है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लिखिए, वैल्यू रखिए, आंसर हो गया। देखो, व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। देखो बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन केवल जोड़ने घटाने के होते हैं, बस आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की रिएक्शन क्या होगी, C+2H2 गिव CH4। ये आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन है, इसका डेल्टा H निकालना है। अब देखो बेटा, रिएक्शन के रिस्पेक्ट में डाटा क्या दिया है, कार्बन का हीट ऑफ कंबशन दिया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है, और हीट ऑफ कंबस्टन मीथेन का दिया है। याद रखो बेटा, अगर आपको एक रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो डेल्टा H होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट हीट ऑफ कंबस्चन दिया है तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो देखो, कार्बन का हीट ऑफ कंबस्चन दिया है, मीथेन का हीट ऑफ कंबस्चन दिया है, आप कहोगे हाइड्रोजन का हीट ऑफ, सॉरी, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, तो वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन इनडायरेक्ट वे में बेटा हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन होता है। दो पॉइंट याद रखिए, कार्बन का हीट ऑफ कंबस्शन और कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन सेम होता है। हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन और वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन सेम। तो ये जो वाटर, देखो ये कार्बन का हीट ऑफ कंबस्शन है, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन है, मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, वैल्यू रख दो। कार्बन का हीट ऑफ कंबस्शन -x, हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर, दुगना कर दो क्योंकि 2 मोल है। ये हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो गया, -z। तो बोलो आंसर क्या आएगा, -x -2y प्लस z। तो आंसर इज 4th।
उसके बाद बेटा इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड सॉल्यूशन ऑफ पीएच 3, 4 एंड 5। तो देखो 3, 4 एंड 5 तीनों बेटा क्या है, एसिडिक है। आपको क्या पूछा है, H+। और आप सबको मालूम है एसिडिक सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, H+। H+ किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁻। तो 3 pH से 3 नॉर्मेलिटी निकल गई। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इक्वल टू N इंटू फाइनल वॉल्यूम। तो देखो बेटा इक्वल वॉल्यूम है तो मान लो पहले का वॉल्यूम भी है, तो 10⁻³ इंटू वी, 10⁻⁻4 इंटू वी, 10⁻⁻5 इंटू वी बराबर n इंटू क्या होगा, 3v। तो यहाँ से बेटा नॉर्मेलिटी निकालोगे तो 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 3, पावर इक्वल कर लो। इसको लिख सकते हो 100 इंटू 10⁻⁻5, 10 इंटू 10⁻⁻5, 1 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 3, 111 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻5, ये आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻4। ठीक। और अगर बेटा इसी में अगर क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जब नीट में पूछा गया था तो पीएच पूछी गई थी। अगर बेटा पीएच पूछना होता तो इसी को हम लोग किसको बराबर कर देते, H+ के, और पीएच क्या हो जाती, 4 माइनस लॉग 3.7। उसके बाद बेटा हाउ मैनी मोल ऑफ Cr++। देखो बेटा जब भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड, रिएक्टेड ऐसे वर्ड लिखे हो तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन किसका है, रिडॉक्स टाइट्रेशन का, या कह लो टाइट्रेशन का। देखिए टाइट्रेशन में एक ही फॉर्मूला है, N1V1 बराबर N2V2। अब देखो बेटा यहाँ पर नॉर्मेलिटी की जगह क्या दिया है, मोलैरिटी, तो इसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो, N1 M1V1 N2 M2V2। देखो बेटा इस तरफ आप Cr++ वाला ले लो और इस तरफ आप ले लो MnO4- वाला। तो देखो बेटा Cr++ यानी +3 किसमें कन्वर्ट हो रहा, +6। चेंज कितने का है, 1, सॉरी 3, तो N1 कितना हुआ, 3। मोलैरिटी कितनी है, 0.125। वॉल्यूम कितना है, V1। अब आइए MnO4, यहाँ देखो बेटा कितना है, +7। यहाँ पर बेटा कितना है, +2। तो चेंज कितने का हुआ, 5। मोलैरिटी कितनी है, 0.2। V2 कितना है इसका, 12। तो ये बेटा सॉल्व ये करोगे 12 आ जाएगा। V1 12/3 इंटू 0.125 या 4/0.125 या 4000/125। सॉल्व कर लीजिए इसको बेटा, ये हो गया 5, ऊपर आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 5, ये 32 ml आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is electron precise hydride? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड का मतलब बेटा होता है सेंट्रल एटम, यानी जो हाइड्राइड बना रहा है, यानी जो हाइड्रोजन से जुड़ा है,
उसके वैलेंस सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना? तो देखो बेटा, बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना सकता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में भी ज्यादा है, इसका आंसर क्या होगा? 4। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कौन बनाता है? 4th ग्रुप के एलिमेंट, क्योंकि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। और बॉन्ड कितने बनाता है? 4। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। तो एक स्टेटमेंट याद रखिए, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कौन बनाता है? 4th ग्रुप के एलिमेंट। तो 60 का आंसर 4। उसके बाद, ऑन डिसॉल्विंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया एट लो टेम्परेचर। तो बेटा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको याद होगा इसके बारे में। ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, बिल्कुल सही है। सोडियम आयन फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। सोडियम बेटा किसी भी कंपाउंड में होगा +1 होगा। लिक्विड अमोनिया बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है। लिक्विड अमोनिया रिमेन डायमैग्नेटिक, गलत। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक, तभी बेटा कलर्ड होता है। तो इसका आंसर 4। फिर बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल है हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी? देखो बेटा, यहाँ एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन में बेटा हम लोग क्या लेते हैं? हाइड्रेटेड रेडियस। देखो बेटा, ये एल्कली मेटल के केटायन है, तो एल्कली मेटल के केटायन में आप सबको मालूम है रेडियस का साइज क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। Mg++, Ca++, और ये क्या हो जाएगा? Ba++। ये बेटा साइज का ऑर्डर कब है? बिफोर हाइड्रेशन। ये वाला ऑर्डर नहीं लेना है बेटा, आफ्टर हाइड्रेशन वाला लेना है। और आप सबको मालूम है, जिस मेटल आयन का साइज जितना छोटा होता है, हाइड्रेशन उतना ज्यादा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, हाइड्रेटेड साइज उतना बड़ा होता है। तो देखो बेटा, बेरिलियम आयन का साइज एक्वस सॉल्यूशन में सबसे बड़ा, आयनिक मोबिलिटी सबसे कम, कंडक्टेंस सबसे कम, इसका साइज सबसे छोटा, आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा, कंडक्टेंस भी सबसे ज्यादा। तो 62 का आंसर 3rd हाईएस्ट पूछा है। उसके बाद बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एसिडिक इन नेचर? आप सबको मालूम है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, बेसिक होता है। BOH का होल थ्राइस को क्या लिख सकते हो? H3BO3। ये बेटा कैसा होता है? एसिडिक। तो इसका आंसर हो गया बेटा 3rd। फिर बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट? ये सब तो बेटा आपको रटा होगा, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बोरॉन नाइट्राइड से सिमिलर होता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं बेटा,
एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा। आप सबको मालूम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, आई और आर पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई, इनवर्सली प्लस आर। देखो यहाँ पर बेटा Cl एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंड से ज़्यादा, और सेकेंड और फर्स्ट में देखोगे तो यहाँ पर देखो OCH3 प्लस आर माइनस आई होता है, डोमिनेटिंग क्या होगा प्लस आर, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, इसकी सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, थर्ड की, फिर उसके बाद किसकी होगी, सेकेंड की, और उसके बाद फर्स्ट की। तो देखो बेटा कभी कभी यही इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेगा कि बताओ के का ऑर्डर क्या होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और के का ऑर्डर मतलब सेम, लेकिन अगर पी के का पूछेगा तो पी के का ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से रिवर्स होता है। उसके बाद बेटा IUPAC नेम बहुत आसान, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ OH साइड चेन में है, मेन चेन में कौन है, C डबल है, तो क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों में है, ठीक है ना, फोर्थ में भी है। और ओइक एसिड कितने पर है, 1 पर, और आप देखो यहाँ डबल बॉन्ड कितने पर है, थर्ड पर, यहाँ डबल बॉन्ड फोर्थ पे दिख रहा है, यहाँ थर्ड पे, तो आंसर हो गया आपका सेकेंड। यहाँ देखो फोर्थ क्यों नहीं, क्योंकि फोर्थ में मिथाइल लिखा हुआ है इसलिए गलत है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सेकेंड। उसके बाद बेटा ये तो सब बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आप सबको मालूम है ईथर में, ईथर की कैरेक्टरिस्टिक आइसोमेरिज्म कौन सी होती है, मेटामेरिज्म। तो डाइथाइल ईथर, ठीक है, CH3 CH2 OCH2 CH3 और CH3 OCH2 CH2 CH3। तो जब बेटा ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामर्स। वैसे भी ईथर में जो कैरेक्टरिस्टिक आइसोमेरिज्म होती है वो क्या होती है, मेटामेरिज्म। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 68 सॉलिड स्टेट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो AHCP बना रहा, देखो बेटा जब भी वाइड पे क्वेश्चन हो एक सिंपल सा फंडा याद रखिए, चाहे पैकिंग HCP हो या CCP डजंट मैटर, जिसने पैकिंग बनाई उसके नंबर n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n। अब बोलो बेटा आपका B किस में है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो B किस में है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कितना है 2n, कितनी भरनी है 1/3, तो B बेटा कितना आया 2n/3। अब बेटा A अपॉन B निकाल लो, n/2n डिवाइड बाई 3, बेटा कितना आ गया 3/2, तो फॉर्मूला क्या हुआ A3B2। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, चाहे पैकिंग बेटा HCP हो या CCP डजंट मैटर, जिसने पैकिंग बनाई उसके नंबर n, टेट्राहेड्रल वॉइड 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n। तो दूसरा आपका आयन या एटम जिस वॉइड में उसको सेलेक्ट करिए, जितने टाइम्स भरा जा रहा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल रेशियो ले लीजिए, आंसर हो गया। उसके बाद बेटा इफ A इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, तो देखो बेटा यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम, बेटा बॉडी सेंटर्ड एटम कहाँ पर होता है, बॉडी डायगोनल पे। तो अगर हम बॉडी डायगोनल को AD मान लें
तो उसका जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, बॉडी सेंटर। इसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बोलते हैं। और आप सबको मालूम है बेटा, अगर एज लेंथ ए है तो बॉडी डायगोनल क्या होता है, A√3। बॉडी डायगोनल क्या होता है, A√3। तो बेटा किसी कॉर्नर से बॉडी सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, A√3 डिवाइड बाई 2। तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ, फोर्थ। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। देखो यहां पर बेटा सॉल्यूट क्या है, HBr, एसिड है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब भी बेटा इलेक्ट्रोलाइट हो तो फॉर्मूले के राइट साइड में वांट ऑफ फैक्टर जरूर यूज करिएगा। यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर आई कैसे निकालोगे, 1 + α(n−1) से। 1 + α बेटा कितना है, 0.9। HBr क्या है, मोनोबेसिक एसिड, 2 आयन देगा, एक केटायन एक एनायन। तो वांट ऑफ फैक्टर हो गया 1.9। के अब बेटा हो गया 1.86। मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट 8.1 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 81। और बेटा ये कितना है, 100। इसको सॉल्व करोगे तो ये बेटा 1 आ जाएगा। तो 1.9 इंटू 1.86, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, लगभग 3.53 आएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब बेटा सॉल्वेंट वाटर हो यानी सॉल्यूशन एक्वस हो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज फ्रीजिंग पॉइंट दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, सेम। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑलवेज माइनस, डिप्रेशन ऑलवेज प्लस। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ। तो 70 का आंसर फोर्थ। उसके बाद बेटा लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो बेटा जो पहाड़ों पर बहुत ऊंचाइयों पर रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। क्यों, क्योंकि पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। जैसे जैसे बेटा आप ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। एक क्वेश्चन बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में पूछा जाता है, पहाड़ों पर बर्फ देर से क्यों पिघलती है। देखो बर्फ को पिघलने के लिए फेवरेबल फैक्टर क्या होता है, हाई प्रेशर। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा बर्फ उतनी आसानी से पिघलेगी। क्योंकि पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है इसलिए पहाड़ों पर बर्फ देर से पिघलती है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 72, सिंपल सा मोलर कंडक्टेंस का क्वेश्चन है बट डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं दी है। 1000 के अपॉन मोलैरिटी। तो देखो 1000 मोलैरिटी की वैल्यू बेटा कितनी दी है, 0.1। आपको बेटा बस यहाँ के डायरेक्ट नहीं दिया, तो आपको देखो क्या दिया, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड दिया है, उससे क्या निकाल लिया, सेल कांस्टेंट। लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड देखो बेटा कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। एरिया कितना है, 100। सेल कांस्टेंट कितना हुआ है, 10⁻²। फिर आप सबने की फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेल कांस्टेंट इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू रेजिस्टेंस। देखो बेटा ये 10⁻² हुआ, के निकालना है। आर कितना दिया है, 5 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो के आ जाएगा बेटा 2 इंटू 10⁻⁻6। अब बेटा यहां लाकर रख दो,
2 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आएगा ये 2 इंटू 10⁻⁻2। आंसर क्या आएगा? 0.02। देखो बेटा, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन सबके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पर होते हैं। बस यहाँ पर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस डायरेक्टली ना देखकर इनडायरेक्ट में दिया, तो इनडायरेक्ट से निकाल के लाके रख दिया। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 73, तीन मेटल के सॉल्ट है, एक्स वाई जेड तीन मेटल है, उनके सॉल्ट है। ये बेटा फैराडे सेकेंड लॉ का क्वेश्चन है। फैराडे सेकेंड लॉ मतलब लॉ ऑफ ग्राम इक्वलेंट। कैसे पता चला फैराडे सेकेंड लॉ? जब भी सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो, फैराडे सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ ग्राम इक्वलेंट क्या होगा? सेम। एक फैराडे से हमेशा 1 ग्राम इक्वलेंट प्रोड्यूस होता है। नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट। तो चार सेम है तो ग्राम इक्वलेंट क्या होगा? सेम। ग्राम इक्वलेंट का मतलब वेट अपॉन इक्वलेंट वेट। मान लीजिए, देखो पहले वाले का वेट कितना है? 4.2। एटॉमिक वेट कितना है? 7। इक्वलेंट वेट आप मान लो 7/x हो गया। पहले की वैलेंसी मान लो x है, x y z, इसकी वैलेंसी x मान लो, इसकी y मान लो, इसकी z मान लो। ठीक है। दूसरे का ग्राम इक्वलेंट 5.4 अपॉन 27 डिवाइड बाई y हो गया। यहाँ वैलेंसी x है तो इक्वलेंट वेट एटॉमिक वेट बाई वैलेंसी। यहाँ पर बेटा 64, सॉरी मास कितना दिया है? 19.2। 19.2 अपॉन 64 डिवाइड बाई इसकी वैलेंसी जेड मान लो। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.6x। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये 0.2y आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा 3z, 0.3z। ग्राम इक्वलेंट सेम। ठीक। अब आप इसको डिवाइड कर लो, तो यहां से देखो अगर इन दोनों का रेशियो लोगे तो x अपॉन वाई क्या आएगा? 1/3 आएगा। और यहां से अगर y अपॉन जेड लोगे, y अपॉन जेड निकालोगे तो क्या आएगा? 3/2। तो क्लियरली क्या दिख रहा? x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 2 है। तो कौन सा आंसर हुआ? 1 3 2। आंसर इज सेकेंड। तो याद रखो, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट प्रोड्यूस होगा हमेशा उनके ग्राम इक्विवेलेंट बेटा क्या होता है? सेम। और ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो सबका ग्राम दिया है, एटॉमिक वेट दिया है, वैलेंसी आपने मान लिया, एटॉमिक वेट को वैलेंसी से निकाल के क्या निकाल लिया? इक्विवेलेंट वेट। फिर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया, इक्वल कर दिया, एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। उसके बाद बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो दो रिएक्टेंट ए एंड बी है, तो मान लो पहले के रिस्पेक्ट में ऑर्डर x है, दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्डर y है। तो रेट लॉ क्या हुआ? k a की पावर x b की पावर y। अब जो कह रहा बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो। कह रहा रेट पहले का 1/4 हो गया, डिक्रीज लिखा है, इक्वल टू के। ए के बारे में कुछ नहीं बोला तो ए के बार एज इट इज, बी को इन्होंने क्या कर दिया? डबल। डिवाइड कर लो, 4 इक्वल टू क्या आया? 1/2 की पावर y। इसको लिख सकते हो 2 की पावर -y। इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2। y बराबर क्या हुआ? -2।
इनिशियल रेट पर क्वेश्चन है। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए, रेट लॉ लिखो, गिवन एक्सपेरिमेंट को उसमें सब्स्टिट्यूट करो, दो इक्वेशन बनेगी, डिवाइड कर दो, आपका आंसर हो गया। फिर देखिए 75, हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इज गिवन। क्या पूछा है? कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी? क्लियरली ये आपसे पूछा जा रहा, और खर्च क्या हो रहा है? N2O5। तो क्लियरली रिएक्शन क्या कह रही? जितने मोल N2O5 के खर्च होंगे, उसका आधे मोल किसके बनेंगे? ऑक्सीजन के। तो पहले ऑक्सीजन के मोल निकाल लो, उसके बाद 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम। तो हमारा पहले मोटो क्या होगा? N2O5 कितना खर्च हुआ? तो देखो इनिशियली N2O5 आपके पास है कितना? ग्राम में दिया है 10.8, मॉलिक्यूलर वेट 108, 0.1 मोल। नंबर ऑफ हाफ लाइफ बेटा कितनी होगी? 9.6 अपॉन 2.4, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4। रिमेनिंग अमाउंट निकालो ना इसका, तो कितना हो जाएगा? इनिशियल अमाउंट 1/2 की पावर n। इनिशियल कितना है? 0.1। 1/2 की पावर बेटा कितना होगा? 4। 0.1/16। इतना बेटा बचा, तो कंज्यूम निकालो बेटा। कंज्यूम N2O5 1 माइनस 0.1 अपॉन 16, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए सॉरी 0.1, तो ये हो गया 1.6 माइनस 0.1 अपॉन 16, तो ये आ गया 1.5 अपॉन 16। इतने मोल कंज्यूम हुए। तो बोले ऑक्सीजन के मोल कितने बनेंगे? NO2 क्या होगा? 1.5 अपॉन 16 इंटू 1/2, और मोल कितना होगा? यानी 1.5 अपॉन 32, और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। आंसर आ जाएगा इसका 1.05 लीटर। फिर से देखिए, N2O5 का ग्राम दिया, मोल निकाल दीजिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल दीजिए। पहले पता करिए N2O5 कितना बचा। तो किस फार्मूले से निकाला? N इक्वल टू N0 1/2 की पावर n। इतने मोल बच गए, तो खर्च कितने हुए? इनिशियल 0.1 था, बचा इतना, तो खर्च कितना हुआ? 1। खर्च कितना हुआ? 1.5 अपॉन 16। तो जितने मोल N2O5 के खर्च होंगे, उसका आधा किसका बनेगा? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के लिए आधा कर दिया, और आपको ये ऑक्सीजन के बने हुए मोल हैं, लेकिन आपको STP पर वॉल्यूम चाहिए, 22.4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1.05 लीटर आ जाएगा। फिर बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ चार्ज फ्रॉम कोलाइडियल? कोलाइड से चार्ज हटाना है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइड में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ चार्ज डेवलप किया जाता है। ब्रीडिंग आर्क मेथड लायोफोबिक कोलाइड बनाने का मेथड है, स्पेशली मेटल्स का। और डायलिसिस से प्योरिफिकेशन किया जाता है। म्यूचुअल कोगुलेशन इसका करेक्ट आंसर है। दो डिफरेंट चार्ज, एक बीकर में पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, दूसरे में निगेटिवली चार्ज कोलाइड है, दोनों को मिक्स कर दिया, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल कोगुलेशन। उसके बाद बेटा, अकॉर्डिंग टू द एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी पर, एक्टिवेशन एनर्जी पर।
और जब भी बेटा पॉजिटिव निगेटिव कैटालिस्ट ना लिखा हो, केवल कैटालिस्ट लिखा हो, तो हम बात करते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट की। तो बेसिकली बेटा पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड एक ऐसा अल्टरनेट पाथ डेवलप करता है जो विदाउट कैटालिस्ट वाले से टोटली अलग होता है। तो जब पॉजिटिव कैटालिस्ट लेते हैं तो बेटा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटाता है, जिसके कारण एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप घट जाती है। और आप सबको मिल याद है, लोअर इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ जिनॉन कंपाउंड। तो बेटा जो जिनॉन के फ्लोराइड है XeF2, XeF4 या XeF6, रूम टेम्परेचर पर बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज होते हैं, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी फिजिबल होती है। तो जिनॉन के फ्लोराइड XeF2, XeF4, XeF6 की जो हाइड्रोलिसिस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होती है, फिजिबल होती है। तो देखो पहली फिजिबल है, दूसरी फिजिबल है, और ये भी बेटा बहुत करेक्टरिस्टिक है XeF6 का, ये भी फिजिबल। तो देखो बेटा ये फिजिबल नहीं है, क्यों, देखो बैकवर्ड रिएक्शन में XeF6 हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो इसकी बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस है। बैकवर्ड में क्या हो रहा है, XeF6 की हाइड्रोलिसिस हो रही, हाइड्रोलिसिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिनॉन के फ्लोराइड के लिए। तो देखो XeF6 अब बैकवर्ड में हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो बैकवर्ड इसका स्पॉन्टेनियस है, तो इसका फॉरवर्ड बेटा क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी फिर अनफिजिबल। तो याद रखो 25 डिग्री सी यानी रूम टेम्परेचर पर जिनॉन के फ्लोराइड XeF2, XeF4, XeF6 हाइड्रोलिसिस स्पॉन्टेनियस होती है, फिजिबल होती है, उसका अपोजिट क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आंसर फोर्थ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड मतलब जिसमें बेटा परऑक्साइड लिंकेज ना हो, पर फॉस्फोरिक एसिड में है, पर फॉस्फोरिक एसिड में है, पर नाइट्रिक एसिड में है, इसमें भी बेटा परऑक्साइड लिंकेज है, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड में भी होगा। यहाँ वैसे पर ऑक्सी आना चाहिए था वर्ड, इसमें भी बेटा है। इसमें भी बेटा परऑक्साइड लिंकेज है, और आप सबको मालूम है HClO4 में कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं है। इसमें बेटा कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं है। पर क्लोरिक एसिड HClO4 में कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं है, पर फॉस्फोरिक एसिड में है, पर नाइट्रिक एसिड में है, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड में है, पर क्लोरो एसिड में नहीं है, पर क्लोरिक एसिड में नहीं है। तो आंसर इसका हो गया फोर्थ। उसके बाद बेटा द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू फिफ्थ ग्रुप।
रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BH3, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, एकदम स्टेटमेंट सही है। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर डिक्रीजेस फ्रॉम दिस, बेसिक करेक्टर डिक्रीज करता है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी डिक्रीज करती है, ये भी स्टेटमेंट बेटा सही है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस, बिल्कुल सही है, हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। Bi और H का बॉन्ड सबसे वीक किस में होता है, BiH3 में, इसीलिए BiH3 की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। ये पहले स्टेटमेंट का ये रीज़न है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3, सही है, NH3 में बॉन्ड एंगल 107 मैक्सिमम होता है। तो चारों स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है, और ये चारों स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए। तो आंसर हो गया फर्स्ट। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 81, among the following pair of ion lower oxidation state in aqueous solution is more stable, टाइटेनियम थर्ड ए का एलिमेंट है नीचे का, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलेलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये आपका Ti सबसे नीचे है। आप सबको मालूम है बोरॉन फैमिली में दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 +3, ऊपर वाले क्या शो करते हैं, +3, एल्युमिनियम ऑलवेज +3, नीचे वाले क्या शो करते हैं, +1। टॉप टू बॉटम जाने पर +3 की स्टेबिलिटी घटती है, +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, रीजन सबको रटा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट। उसके बाद बेटा कलरलेस सॉल्यूशन स्पेसीज, देखो बेटा स्कैंडियम के बाद क्या आता है, वेनेडियम, फिर टाइटेनियम, इसका वी का एटॉमिक नंबर कितना, 22, तो 3D2 4S2, तो बेटा इसमें कुछ नहीं है, कलरलेस स्पेसीज है आपका। यहाँ पर देखो V क्या है, +3 है, यहाँ पर V -5 +4 है, यहाँ पर V +5 है, नहीं +5 नहीं, यहाँ V बेटा +5 है, और यहाँ पर V आपका +2 है। आपसे कलरलेस स्पेसीज पूछा है, तो बेटा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो आपका क्या होगा, कलरलेस। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, कोई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी सब में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 82 का थर्ड, ठीक है, चलिए। Which of the following coordination entity should be expected to absorb light of lowest frequency? देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी इसमें लिगेंड की स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है,
तो लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उतनी हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लिगेंड फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी कम होगी, उतनी लो फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर सबसे वीक लिगेंड किसमें है? सेकंड में। 83 का आंसर सेकंड। फिर द स्पीसीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप। देखो बेटा, पहले में सीएल वीक लिगेंड है, लेकिन याद रखिए वीक लिगेंड अगर 3D वाले के साथ है तो पेयरिंग नहीं करता है, लेकिन अगर 4D के साथ है तो वो अनयूजुअल पेयरिंग कर देता है। तो यहाँ पर बेटा अनयूजुअल पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भी DsP2 है, यहाँ पर भी DsP2 है, जबकि यहाँ पर sp3 है। इन तीनों में बेटा क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर, जबकि इसमें क्या होगा? टेट्राइड। तो याद रखिए वैसे क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करता है, लेकिन अगर Cl4d वाले मेटल के साथ है तो पेयरिंग करता है, लेकिन निकल के साथ 3D वाले के साथ होगा तो पेयरिंग नहीं करेगा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिव बाय SN1। सबको मालूम है बेटा SN1 में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो देखो बेंजाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, SN2 देगा। क्लोरोबेंजीन एराइल हैलाइड है, ना SN2 देना पसंद करता है ना SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड SN2 भी दे सकता है, SN1 भी दे सकता है, सेकेंडरी एल्काइल हाइड। बेंजाइल क्लोराइड केवल SN1 देता है, क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बेंजाइल कार्बोकेटायन होता है, हाईली स्टेबल, ठीक है ना। तो एक्सक्लूसिव SN1 कौन देगा? बेंजाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड एक्सक्लूसिव SN2 देगा। क्लोरोबेंजीन नाइदर SN1 नाइदर SN2। आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी है, 50-50, डिपेंड करेगा कैसा आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। उसके बाद बेटा 86 एन एल्काइल क्लोराइड रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। एल्काइल क्लोराइड मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना लेगा? ग्रिग्नॉट रिएजेंट, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ एथेनॉल। ग्रिग्नॉट रिएजेंट बेटा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट में मान लो एल्काइल ग्रुप R है, तो जब बेटा वो एथेनॉल से रिएक्शन करेगा तो एथेनॉल का एसिडिक हाइड्रोजन H लेकर क्या बना लेगा? एल्केन। एल्केन क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी 5 कार्बन का आपका R है। एल्काइल क्लोराइड में कार्बन 5 हैं, ग्रिग्नॉट में कार्बन 5 हैं, तो आपके R में कार्बन 5 हैं, तो आपके एल्केन में भी कार्बन 5। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर पूछ रहा, तो देखो इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, तो देखो यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, तो ये भी आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन देगा, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन देगा। तो करेक्ट आंसर होगा ये आपका। ये भी बेटा बनाएगा एल्केन, लेकिन 2 मिथाइल ब्यूटेन ना बना के पेंटेन बनाए, ये आपका पेंटेन बनाएगा, इसलिए थर्ड आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करोगे तो फोर्थ।
फिर देखिए, एन एल्कोहल गिव ल्यूकास टेस्ट अबाउट 5 मिनट्स, सबको रटा है। जो एल्कोहल तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं टर्सरी, 5 मिनट बाद वाला सेकेंडरी, रूम टेम्परेचर पे जो रिस्पॉन्स नहीं करता वो प्राइमरी। तो ये तो तय है कि सेकेंडरी एल्कोहल है। फिर देखो, हॉट कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करोगे, डिहाइड्रेशन होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला C4H8 है। तो आपके एल्कोहल में भी कितने कार्बन होंगे, 4। ओजोनोलिसिस पर C2H4 एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा, यानी आपकी एल्कीन सिमेट्रिकल है। तो बेटा C4H8 सिमेट्रिकल का मतलब ब्यूटीन 2 है। ठीक है, आपसे अल्कोहल पूछ रहा है, आप इसमें वाटर जोड़ दो, वाटर जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 ब्यूटेनॉल। आंसर क्या होगा, 2 ब्यूटेनॉल। देखो पहले वाले में 1 2 3 4 5 कार्बन, ये नहीं हो सकता। ये आपका 4 कार्बन तो है, लेकिन ये ब्यूटेनॉल 1 है, ये नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, थर्ड। देखो आप चाहो तो डिहाइड्रेशन कर लो, अल्फा बीटा बीटा। तो देखो 2 बीटा पोजीशन है, सेटजेफ रूल क्या कहता है, उस कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थी, यहां से हटाओगे तो ये बन जाएगा। आंसर हो गया आपका थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88। वंस अगेन देखो ये बेटा ब्यूटेनॉल 2 लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है जो अभी डिस्कस किया दूसरे फॉर्म में। देखो ये आपका ब्यूटेनॉल 2 है, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन करोगे तो देखो बेटा ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो देखो बेटा यहां से निकालोगे तो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट इसका बेटा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ क्या होगा, ब्यूटेन 2। और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, ब्यूटेन 1। ये बेटा माइनर प्रोडक्ट एक एल्कीन ये बन गई, ये आपका ब्यूटेन 2 है। और आप सबको मालूम है ब्यूटेन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, सिस एंड ट्रांस। तो यहाँ बेटा कितने इसके कितने स्ट्रक्चर हैं, 2, इसका एक, 3। टोटल एल्कीन के टाइप कितना हुआ, 3। 88 का 4। फिर बेटा 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट एसिडिक, एसिडिक स्टैंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -R। देखो बेटा ये तीनों एरोमेटिक एल्कोहल है, ये आपका एलिफेटिक है, एलिफेटिक में एसिडिक करेक्टर ना के बराबर, पक्की बात है, ये तो आपका दौड़ से बाहर हो गया। अब इन तीनों में देखो, ये फिनॉल है, यहाँ देखो NO2 लिखा लगा है आर्थो पे, तो यहाँ पर -I भी है -R भी है। यहाँ पर CH3 क्या है, +I+R। और यहाँ R बेटा मेसोमेरिक नहीं होता, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो देखो यहाँ पर -I -R के कारण मोस्ट एसिडिक आपका ये हो गया। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 90, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ऑब्टेन इज ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, देखो बेटा ये एक मिक्स ईथर है। मिक्स ईथर का मतलब ईथर के दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। तो बेटा मिक्स ईथर बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। आप सबको रटा होगा बेटा, विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनाया जाता है, ईथर। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2। और SN2 में बेटा कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस।
एल्काइल हैलाइड्स शुड बी प्राइमरी, एल्कोक्साइड्स वाला आर मे बी प्राइमरी, मे बी सेकेंडरी, मे बी टर्सरी। तो देखो ये आपका इधर टर्सरी है, इधर प्राइमरी, तो ये किससे आएगा? एल्काइल हैलाइड से। ये किससे आएगा? एल्कोक्साइड से। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? थर्ड। देखो प्राइमरी मिथाइल किससे आएगा? एल्काइल से, ठीक है, एल्काइल हैलाइड से। और ये किससे आएगा? टर्सरी। तो याद रखिए विलियमसन सिंथेसिस से क्या बनाया जाता है? ईथर। एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, एल्कोक्साइड का एल्काइल ग्रुप मे बी प्राइमरी, मे बी सेकेंडरी, मे बी टर्सरी, ठीक है। SN2 रिएक्शन होती है, ध्यान रखिए। ये भी बेटा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वैसे तो लेंदी लगेगा लेकिन कॉमन सेंस से कर लीजिए। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सैलिसिलिक एसिड। किससे मिल रहा? ऑक्सीडेशन से। तो पक्की बात है ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, तो पक्की बात है जेड आपका ये सैलिसिलिक एसिड जेड के ऑक्सीडेशन से मिला, तो पक्की बात रिंग तो होगी होगी। देखो बेटा OH एज इट इज होगा, ऑक्सीडेशन बेसिकली किसका हुआ होगा? यहाँ पर COOH किसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है? CHO का। तो ये आपका बेसिकली जेड होगा। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, वैसे आप ओवरऑल रिएक्शन में आइए, आप इससे पहचानिए CH3CL3KOH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन कौन देता है? फिनॉल। तो ये बेटा Y आपका क्या है? फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन जब CH3CL3KOH से करेंगे तो क्या बनेगा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? सैलिसिलिक। और फिनॉल कैसे बन रहा? Y किससे बन रहा? X से। और X क्या है? X की रिएक्शन किससे हो रही है? NaOH से। तो फिनॉल किससे बनता है? क्लोरोबेंजीन से या हेलोबेंजीन से। लेकिन ध्यान रखिए नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है। NaOH की रिएक्शन जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH हाई प्रेशर पे करते हैं तब बनता है। फिनॉल बना, फिनॉल रीमन टीमन रिएक्शन देके बेंजल सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना रहा, ऑक्सीडेशन पे एसिड। तो आपका जेड पूछा है, हालांकि इधर का नहीं भी मालूम तो भी आप पता कर सकते हो। ऑक्सीडाइज जेड, ये आपका क्या है? जेड का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, तो यहाँ COOH है, तो पक्की बात है यहाँ एल्डिहाइड होगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। फिर बेटा एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड फॉलो डिहाइड्रेशन गिव्स मिथाइल विनाइल कीटोन। तो देखो बेटा ये आपका मिथाइल हो गया, एक तरफ विनाइल है, ये कीटोन हो गया, और एक तरफ मिथाइल है। ये आपका मिथाइल विनाइल कीटोन है, 4 कार्बन है। देखो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड में 1, एसीटोन में 3, तो ये आपका आंसर हो सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड नहीं हो सकता क्योंकि टोटल कार्बन 3 है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन 6 कार्बन हो गए, ये भी नहीं हो सकता। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टल्डिहाइड। तो आप इन दोनों को चेक करिए। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आपका एसीटोन है। अब इसका बेटा हम लोग एल्डोल बनाते हैं, ये आपका अल्फा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, अल्फा हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा? H। यहां पर बेटा आपका आ गया OH, CH2, CO, CH3, ये आपका एल्डोल बन गया, ठीक है ना। अब इसकी बेटा आप डिहाइड्रेशन करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो डिहाइड्रेशन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, C डबल बॉन्ड हो CH3। तो देखो ये विनाइल मिथाइल कीटोन, तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट। अगर आप एसीटोन का सॉरी 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लोगे
तब बेटा ये आपका एल्डोल होगा, और जब ये एल्डोल होगा तो इसका जब डिहाइड्रेशन करोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH बनेगा। सॉरी, एस्टल्डिहाइड का एल्डोल बनाओगे तो CH3 CH ये आपका ये वाला बॉन्ड तोड़िए, इस पे लाके जोड़ दीजिए CH3 CH CH2 CHO। ठीक है, और अगर आप डिहाइड्रेशन करोगे तो ये बना लेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, प्रोटॉन एल्डिहाइड। इससे विनाइल नहीं मिलेगा, तो आंसर आपका क्या हो गया? फर्स्ट, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटोन। देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसीटोन, ये एल्डोल, डिहाइड्रेशन करोगे विनाइल मिथाइल कीटोन। 93 ऑर्थोटॉल्विक एसिड। देखो बेटा, ये CH3 आर्थो पे C डबल है, ये आपका आर्थोटॉल्विक एसिड है, ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं। देखो बेटा, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये कमिंग ग्रुप कहाँ लाना चाहेगा? आर्थो पैरा पे। आर्थो ब्लॉक्ड है तो कहाँ आएगा? पैरा पे। ये क्या है? मेटा डायरेक्टिंग, ये कहाँ लाना चाहेगा? मेटा पे। तो देखो, इसके रिस्पेक्ट में आर्थो ये पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में मेटा ये पोजीशन है, तो बी आर कहाँ पर आएगा? इस वाली पोजीशन पे। तो आंसर क्या होगा? देख लो, ये वाली कौन सी पोजीशन है आपका, दैट इज योर थर्ड। याद रखिए, CH3 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो ब्लॉक्ड है तो पैरा पे लाने की कोशिश करेगा। COOH मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक, वो आपका मेटा पे लाने की कोशिश करेगा, तो COOH के रिस्पेक्ट में मेटा ये है, इसके रिस्पेक्ट में आर्थो ये है, दोनों के लिए पोजीशन सेम है, इसलिए कमिंग ग्रुप यहाँ पे आ गया। फिर देखिए बेटा, पॉइंट आउट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। देखो, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है उसका उल्टा PKB का होता है, तो पहले हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालें। देखो बेटा, ये एलिफैटिक एमीन है, ये एलिफैटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक। एलिफैटिक एमीन इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक। तो देखो बेटा, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक में सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा बेटा कौन सा होगा? C2H5 का होल ट्वाइस NH। उसके बाद बेटा क्या होगा? C2H5NH2। उसके बाद देखो, अब एरोमेटिक में देखो, यहाँ पर C6H5 C6H5 कॉमन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? CH3 प्लस आई, ये बेटा बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो ये वाला एनिलीन से ज्यादा बेसिक होगा। तो बेटा ये ऑर्डर किसका हुआ? बेसिक स्ट्रेंथ का या केबी का। लेकिन आपसे ऑर्डर किसका पूछा है? PKB का। उल्टा कर दो, C6H5NH2 लीस्ट बेसिक, लीस्ट के, मोस्ट PKB। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, तो कौन सा आंसर हो गया आपका? थर्ड। 95 the reaction of chloroform with alcoholic KOH and paratolidine, paratolidine
तो देखो बेटा ये प्राइमरी एमीन है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। तो चाहे एलिफेटिक एमी प्राइमरी एमीन हो या एरोमेटिक, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन करके क्या देती है, कार्बेल एमीन रिएक्शन, जिसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। NH2 ग्रुप हट के इसकी जगह क्या होता है, आइसोसाइनाइड ग्रुप आ जाएगा। तो ये आपका CH3 एज इट इज, NH2 की जगह क्या आ जाएगा, NC। कौन सा आंसर है बेटा, फोर्थ। तो याद रखो, प्राइमरी एमीन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, ठीक है ना, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन प्राइमरी, तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन हो या प्राइमरी एरोमेटिक, क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक की वजह से क्या देती है, कार्बेल एमीन रिएक्शन। शॉर्टकट क्या है, NH2 हटाइए और उसकी जगह CN नहीं NC ग्रुप ला दीजिए, आइसोसाइनाइड। फिर उसके बाद ये सब तो बेटा रटने वाले क्वेश्चन है, सब रटे होंगे आपको। स्वीटेस्ट आर्टिफिशियल शुगर एमंग द फॉलोइंग, एलिटेम है, ये सब आपको रटा होना चाहिए। आंसर थर्ड। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, वो पॉलीमर जो बैक्टीरिया जिसको कंज्यूम कर लेता है, डिकम्पोज कर देता है, ये सब भी आपको रटा होगा। आंसर थर्ड। कार्बोहाइड्रेट विच डिफर्ड इन कॉन्फ़िगरेशन एट द ग्लाइकोसिड कार्बन, जिस बेटा कार्बोहाइड्रेट में C1 एल्डोज होता है, C2 कीटोज होता है, उसको हम लोग एनोमर्स कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बेटा, वो एनोमर्स की डेफिनीशन है, याद रखिए। डायरेक्ट ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। फिर बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहचानने की ट्रिक आप सबको मालूम होगी। जनरली जिस कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जनरली बोल रहा हूँ, सब जगह नहीं, बट और भी अदर कंडीशन है, अलग अलग फार्मूले हैं कि कौन शो करता है कौन नहीं शो करता है, वो सब आप सबको याद होगा भाई। 2 दिन बाद एग्जाम देना है तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको करने के आइडिया शॉर्टकट सब मालूम होगा, देखते ही आप इसके आंसर बता दोगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, डेल्टा G0 वर्सेस T प्लॉट ऑफ एलिंगन डायग्राम। अगर आप NCERT में एलिंगन डायग्राम देखें तो उसमें कई रिएक्शन के लिए ग्राफ है, बाकी सब ग्राफ में देखोगे स्लोप पॉजिटिव है, केवल एक में स्लोप आपका निगेटिव है। ठीक है बेटा, केवल एक में स्लोप निगेटिव है, बाकी सब में पॉजिटिव है, और वो एक रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट। ठीक, तो एलिंगन डायग्राम में जितनी भी रिएक्शन उन्होंने इन्वॉल्व की है, सब में देखोगे स्लोप इस तरीके का, सब में स्लोप पॉजिटिव है, केवल फर्स्ट वाले में स्लोप निगेटिव है। तो ये बेटा नीट मॉडल 25 के 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का डिस्कशन हो गया। होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी, मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो एक बार डिटेल डिस्कशन देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको इजीली आ रहा है उसको मत करिएगा, जो नहीं आ रहा उसको एक बार पेन जरूर चला लीजिएगा। ठीक, आज से 2 दिन बाद आप सबको नीट का फाइनल एग्ज़ाम देना है, जिससे आपको MBBS की सीट मिलनी है। ठीक, होप कि आप सब लोग की तैयारी बहुत अच्छी होगी, आप लोग 12 तारीख को बहुत बहुत अच्छा पेपर करेंगे। ठीक है भाई, तो 12 तारीख के लिए मेरी ओर से, न्यू लाइट की ओर से सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।